चलिए आज पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय प्रशासन विजयनगर साम्राज्य का कैसा। हेलो, ये सब। यस सर। हेलो। इसमें नहीं दिख रहा आवाज सर। आ रही है सर, बोलिए। कट गया क्या। ये से कट गया, डिस्प्ले नहीं आ रहा। रखेंगे यहाँ पे राजा के चयन में किसकी भूमिका होती थी, तो नायकों की भूमिका होती थी। ठीक है, युवराज के राज्याभिषेक को क्या बोले, युवराज पट्टाभिषेक हम बोलते थे। क्या बोलते थे, युवराज के राज्याभिषेक को क्या बोलते थे, युवराज युवराज। पट्टाभिषेक कहते थे। ठीक है, अगर बात करेंगे सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था, तो सर्वोच्च न्यायाधीश की बात करेंगे सम्राट खुद ही होता था। क्या होता था, सम्राट खुद ही मतलब सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मतलब न्याय का फैसला करने का अंतिम, ठीक है, अधिकारी कौन होता था, ध्यान में रखेंगे, तो राजा खुद होता था। ठीक है, ध्यान में रखें, विजयनगर शासकों ने धर्म के मामले में धर्मनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया। मैंने बताया से बगल में कौन थी, बहमनी साम्राज्य था, तो भेदभाव तो कर नहीं सकते थे, इसलिए खुद को मतलब क्या बनाए रखे, सेकुलर बनाए रखे। ठीक है, राज्य संबंधित कार्यों के संचालन के लिए एक राज्य परिषद होती थी। राजा राज्य के समस्त मामलों में नीतियों के संबंध में इससे परामर्श लेता था, जस्ट लाइक एक मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ठीक है, कृष्णदेवराय ने अपने ग्रंथ, ठीक है, अमुक्ता मालदय में, ठीक है, राजा और प्रजा के बीच के संबंध को स्थापित किया, बताया है, राजा के कर्तव्य और आदि का बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन किया अमुक्ता मालदय में। किस भाषा में लिखी गई है, लैंग्वेज क्या अमुक्ता मालदय की, संस्कृत। संस्कृत नहीं है, तेलुगु सर। तेलुगु। जम्बावती कल्याणम की लैंग्वेज क्या है, वो भी कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। ये तमिल तेलुगु में। हाँ, ये मतलब संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत उल्टा हो गया है। हाँ हाँ, उल्टा हो गया। ठीक है, कुषाणों की तरह विजयनगर साम्राज्य में भी संयुक्त शासन की परिपाटी देखी गई है। जैसे हरिहर और बुक्का ने अपने आप में मतलब क्या किया, शेयर किया। ठीक है, देवराय द्वितीय में विजय राय ने शेयर किया। आगे चल के देखोगे तो और भी मतलब राजाओं ने मतलब क्या किया, मतलब संयुक्त शासन की परिपाटी देखी गई है। ठीक है, अब देखिए मौर्य शासक व्यवस्था की तरह सप्तांग व्यवस्था का अनुसरण किया गया। सप्तांग थ्योरी किसने दिया था, सप्तांग व्यवस्था किसका था, प्रशासन के सप्तांग किसने दिया था। सब। ये क्या कौटिल्य की चाणक्य। राज के सप्तांग थे वो। राज्य के सप्तांग थ्योरी की बात करेंगे, कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, पता है। तीनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मौर्य शासक व्यवस्था की तरह ही, ठीक है, सप्तांग थ्योरी यहाँ पर भी है। ठीक है, राजा के बाद राज्य परिषद और इसके बाद शासन संचालन के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद का प्रमुख अधिकारी प्रधानी अथवा महाप्रधानी होता था। ठीक है, मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। ठीक है, एक तरह का लोकसभा का स्पीकर हो गया ये सभा नायक साहब। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राजा और युवराज के बाद केंद्र का सबसे प्रधान की बात करेंगे, मुख्य अधिकारी प्रधान होता था, जिसकी तुलना हम बाठाकालीन पेशवा से कर सकते थे। ठीक है, राजा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजा और युवराज के बाद केंद्र का सबसे प्रधान मुख्य अधिकारी प्रधानी कौन होता था, जिसकी तुलना हम मराठाकालीन पेशवा से कर सकते थे। ध्यान रखिए, उसका नाम क्या था, प्रधान, जो कि मुख्य अधिकारी प्रधानी होता था। ठीक है, जिसकी तुलना पेशवा से, जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर की तरह। ठीक है, केंद्र में दंडनायक उच्च अधिकारी होते थे। दंडनायक पद बोधक नहीं था, वरन विभिन्न अधिकारियों का विशेष श्रेणी को दंडनादक कहा जाता था। विभिन्न जितने भी अधिकारी जो थे ना, उनका एक श्रेणी था, उनके जो प्रमुख जो होते थे उसको दंडनायक कहते थे। ठीक है, अब चलेंगे, ये केंद्र में था, प्रांत में आते हैं। ठीक है, तो शासन प्रबंधन के लिए विजयनगर साम्राज्य बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों में जो इकाई का क्रम मिलता है, इसमें राज्य या मंडलम, राज्य को क्या बोलते थे, मंडलम बोलते थे। मंडलम के बाद आता था कोट्टम या वलनाडु आता था, उसके बाद नाडु आता था, उसका बाद मेलाग्राम आता था, उसके बाद उर आता था,
उर या ग्राम आते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? उर थी। अब मेला ग्राम जो थे, तो मेला ग्राम कितने गांव का समूह था? कल भी बताया था मैंने, बोला था याद कर 50। लेने के लिए। मेला ग्राम 50 गांव का समूह था। सबसे पहले साम्राज्य, ये देश हो गया। राज्यों को क्या बोलते हैं? मंडलम बोलते थे, नहीं। उसका जिला, जिला को कोट्टम या फिर प्रांत। वलनाडु बोलते थे। उसका परगना, परगना को क्या बोलते थे? नाडु बोलते थे, प्रखंड टाइप का। उसके बाद मेला ग्राम, मेला ग्राम जो होता था 50 गांव का समूह होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो ग्राम थी, या फिर उसको क्या बोलते थे? उर बोलते थे। ठीक है, ध्यान में, इंपॉर्टेंट है, इसको याद है, कभी सजाने के लिए बोल देगा। समानता प्रांतों में राज परिवार के व्यक्तियों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। प्रांत, ठीक है, प्रांत जो कि दूसरे स्तर के प्रशासन की इकाई थी। वहां पे मतलब उसका प्रशासन देखता कौन था? जो कि राज्य परिवार के लोग हो, या फिर राज्य मतलब राजा के जो कि बहुत ही निकटतम लोग हो, उनको दिया जाता था। प्रांत में शासन व्यवस्था बनाए रखना गवर्नरों का मुख्य उत्तरदायित्व होता था। अब देखिए आयंगर व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयंगर व्यवस्था किस शासन से संबंधित है? तो विजयनगर के प्रशासन से संबंधित है आयंगर व्यवस्था, ये याद रखिएगा इसको। ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इसके संचालन के लिए 12 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहते थे। तो ग्रामीण प्रशासन के संचालन के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था, ध्यान में रखेंगे। और इसके संचालन के लिए कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? 12 अधिकारियों को। और इनको संयुक्त रूप से या फिर इनको सामूहिक रूप से क्या बोलते थे? तो क्या बोलेंगे? आयंगर। आयंगर कहा जाता है। किनकी? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य करता था। परंतु इनके वेतन के बदले क्या दी जाती थी? तो कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। मतलब उस भूमि पर किसी भी प्रकार की टैक्स नहीं लगेगी। ठीक है, कर मुक्त होता था। इनको वेतन के बदले नहीं, क्या देते थे? कर मुक्त भूमि प्रदान करते। और ये अधिकारी वंशानुगत होते थे, और इनको यहाँ तक अधिकार थे कि वो अपने पदों को बेच सकते थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, विजयनगर में आयंगर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इनको, ठीक है, कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी और नगद वेतन भी दिया जाता था। दोनों अधिकारी का पद जो होता है वंशागुणत होता था, तथा ये अपने, ठीक है, पद को बेच भी सकते थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला में क्या गलती कर दिया? ये नगद वेतन, जो कि गलत। हाँ, नगद वेतन नहीं देते थे। क्या देते थे इनको? कर मुक्त केवल भूमि देते थे, नगद वेतन नहीं देते थे। पद वंशागुणत होता था, अपने पद को बेचने का भी इनको अधिकार था। आयंगर व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी, उनके कर। सबसे पहले नायक। नायक की बात के अधिकारी थे, कार्य था, बड़े सेना नायक थे, सैनिक भू सामंत होते थे। महानायक कारचा, ये ग्राम सभाओं के कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी होते थे। दंड नायक जो होते थे सैनिक विभाग का प्रमुख तथा सेनापति था। कभी कभी उच्च राज्य अधिकारी भी दंड नायक की उपाधि धारण कर लेता था। ठीक है, प्रधानी अथवा महाप्रधानी मंत्री परिषद का प्रमुख होता था, एक तरह से प्रधानमंत्री की तरह काम करता था। मराठा के संदर्भ में देखिएगा, ये पद किसे मिला था? तो पेशवा को मिला था। सभा नायक की बात करेंगे तो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, एक तरह की बात कोई, इसकी जिम्मेवारी होती थी सभा को चलाने का। वर्तमान संदर्भ में बात करेंगे तो जो स्पीकर का पद होता था वही है। राजसम की पद की बात करेंगे, सचिव होता था। कर्णिकम की बात करेंगे, अकाउंटेंट होते थे, जो कि लेखाधिकारी थे। अमर नायक इंपोर्टेंट है, सामंतों का हुआ जो राज्यों को सैन्य मदद देने के लिए बाध्य था। ठीक है, वो अमर नायक थे। इनके पास जागीरदार थे। ठीक है, इनके पास भूमि का बड़ा बड़ा टुकड़ा होता था, राज्य के द्वारा दिया जाता था। उसके बदले में क्या करते थे? राजा को मतलब क्या करते? सैनिक सहायता देने का काम करते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजा को क्या देते थे? तो सैनिक सहायता देते थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन थे? अमर नायक, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अमर नायक आपके लिए जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। सामंत का वो वर्ग था जो राज्यों का सैनिक मदद देने के बाध्य था। जहां पर भी सामंत आएगा, जहां पर भी सामंत आएगा, वो लोग क्या हो गए? वो बहुत बड़े जमींदार है, उनके पास भूमि बहुत ज्यादा होगा। भूमि राजा देगा से भाई साहब तुम देखो टैक्स वगैरह सब कुछ वसूल है। उसके बदले में राजा को क्या चाहिए? तो राजा का उसके बदले में सामंत से क्या चाहिए? सैनिक चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब आते थे आयगर। ठीक है, आयगर क्या थे? वंशागुणित ग्रामीण अधिकारी थे। कितने समूह होते थे आयगर में? 50। 50। पढ़ाई लिखाई सारे है भाई। आयंगर व्यवस्था भी पता ना, 12 अधिकारी का समूह होता था। 50 तो मेला ग्राम के गांव के समूह को, 50 गांव के समूह को मेला ग्राम बोलते थे। आयंगर में कितने होते थे? 12। ठीक है, सबको संयुक्त रूप से आयंगर बोलते थे।
स्थानीय नौकरशाह, ठीक है, शासकीय इकाई पे शासन करने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती थी। एक होता था पालीगार, होता था बहुत ही इंपोर्टेंट, सेनापति अथवा नायक को क्या बोलते थे, सेनापति अथवा नायक को पालीगार बोलते थे। एक होता था स्थानिक, होता था, स्थानिक का काम क्या होता, मंदिरों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होते थे। मानव प्रधान की बात करें, गृह मंत्री होता था। मुद्राकर्ता एक अधिकारी होता था जिसका काम होता था शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी होता था। सेंतेओवा अधिकारी का नाम था, इसका नाम था ग्राम का लेखाधिकारी था। तलर की बात करेंगे तो ग्राम का रखवाला था। चौकीदार को बोला जाता था क्या बोलते हैं, तलर जो था चौकीदार को बोला जाता था। गॉड क्या था, गॉड, गॉड जो था ग्राम प्रशासक ग्राम था। प्रशासक था सर। अंतरीमार क्या था, तो ग्राम प्रशासन के एक अधिकारी होता था अंतरीमार। परुप्ति, परुपत क्या लिखा हुआ है, परुप्तयागार, ये क्या था, तो किसी स्थान विशेष पे राजा या गवर्नर का प्रतिनिधि होता था। अब अंतिम है मध्यस्थ। मध्यस्थ का काम होता था, ये एक निर्णायक होता था जिनकी सेवाओं का क्रय विक्रय के दौरान उपयोग किया जाता था। मध्यस्थ जो होता ना, दो व्यक्ति जो क्रय विक्रय कर रहे थे उनके बीच में, ठीक है, सर्विस लिया जाता था मध्यस्थ का। अरे बिना मध्यस्थ का कोई काम होता है क्या, शादी विवाह कराने से कोई सामान को बेचने खरीदने में किसकी भूमिका होती है, मध्यस्थ की बिचौलिया भूमिका सर, होती है। वर्तमान में संदर्भ बिचौलिया में का। दलाल वगैरह, बिचौलिया वगैरह भी बोल देते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता था, सेवाओं का क्रय विक्रय के दौरान उपयोग किया जाता है मध्यस्थ का। तो बहुत सारे अधिकारी, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ को याद रख सकते हैं, जैसे कि स्थानीय की याद रख लीजिए, मंदिरों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी। पालीगार जो होता था सेनापति होता था। आयंगर व्यवस्था ध्यान रखिए, ये वंशागुणत होता था, ग्रामीण अधिकारी होते थे, 12 इनकी संख्या होती थी। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप चलेंगे भूमि के प्रकार तथा राजस्व व्यवस्था को भी जरा देखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित प्रकार के भू क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। सबसे पहले भंडारबाद ग्राम, भंडारबाद ग्राम, कलम चेंज करता हूं, क्या होता है, ये प्रत्यक्ष राजकीय नियंत्रण की भूमि और इसकी आय का प्रयोग, ठीक है, दुर्गों के शुद्धिकरण में किया जाता था। अब दिल्ली सल्तनत में इस प्रकार के भूमि को कौन सा भूमि बोलते थे, जो कि डायरेक्ट राजकीय नियंत्रण में होती थी। मैंने पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत, बताइए कोई आदमी। खालसा। वेरी गुड बच्चे, ठीक है, कौन सा भूमि, खालसा भूमि बोलते थे, ठीक है, जिसका नियंत्रण सीधे सरकार के मतलब राज्य के अंदर में होती थी, ठीक है। तो ऐसा भूमि यहाँ पे कौन था, यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में भंडारबाद ग्राम। मात्रा में इस प्रकार का भूमि सबसे कम थी। आप देखें ब्रह्मदेव, देवदेव, ठीक है, माठापुर भूमि, राज्य विशेष धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मण को, ब्रह्मदेव किसे देते थे, ब्रह्मदेव भूमि किसे, ब्राह्मणों को दिया जाता। देवदेव किसे दिया जाता था, मंदिर को दिया जाता था। मठापुर किसे देते थे, मठापुर, अरे बोलते रहिए, मठ को देते थे, ठीक है। ये प्रकार की भूमि, इस पे क्या टैक्स वसूल सकता है क्या राज्य, नहीं। नहीं वसूल सकता। टैक्स किससे मिलेगा, भंडारबाद से मिलेगा, सबसे अधिक टैक्स इसी पे मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखें। राज्य के नियंत्रण में जो भूमि रहेगा उसी पे टैक्स मिलेगा ना। तो इन भूमि पे टैक्स नहीं मिलते थे, बाकी इन भूमि पे टैक्स मिलते थे। एक भूमि जो अमरम, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे प्रश्न कई बार पूछा है। और अमरम वैसे ध्यान रखेंगे, यह भूमि का सबसे बड़ा पट्ट था जो नायकों का प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता, बल्कि इससे होने वाले आय पर उनके विषय। अब देखिए अमरम, जैसे मान लीजिए हमने आप बहुत बड़े नायक है, ठीक है, सेनापति है, ठीक है, हमने आपको भूमि दे दिया, बोलो ठीक है भूमि ले लिए। हम बोले ठीक है, पैसा तो दोगे ना तुम, तो बोलोगे देखिए सर हम पैसा तो नहीं देंगे, हम आपको सैनिक सहायता देंगे। तो बोलेंगे ठीक है सैनिक सहायता दोगे तो चलो तुम हमको 10,000 का सेना तुमको हम रखने के लिए बोलते हैं। तो बोले ठीक है 10,000 का सेना हम रखेंगे, कोई बात नहीं, जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपको सेना देंगे, लेकिन इस सेना को हम सैलरी कहाँ से देंगे। तो अमरम एक प्रकार का भूमि होता था। एक भूमि है, मान लीजिए भूमि का टुकड़ा है, तो कोई एक नायक होता था उसको दे दिया जाता था, ठीक है। नायक को बोलता था देखो इस भूमि से तुम टैक्स वसूलो, क्या वसूलो, टैक्स वसूलो। और टैक्स वसूल के तुम 10,000 का सेना तैयार करके रखो, और 10,000 सेना का जो पैसा जो होगा ना, टैक्स वसूल की जो आमदनी जो होती है उससे तुम सेना को चलाओ, ऐसे तुम अपना इनकम भी प्राप्त करो, ठीक है। और जब भी हमको सेना की आवश्यकता हो कि उस समय हमको मतलब सेना तुम लेकर आओ, ठीक है। लेकिन इस भूमि पे स्वामित्व तो अमर नायक का नहीं होता था। भूमि किसका है, अरे भूमि किसका है, भूमि राज्य का है, भूमि किसका है, राजा का है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के लिए किसी नायक को दे दिया, नायक को टैक्स वसूलने का अधिकार होता था, उससे अपना सैन्य व्यवस्था को बना के रखता था। जब भी राजा को मतलब आवश्यकता होता था तभी मतलब नायक सपोर्ट करने के लिए आ जाता, लेकिन भूमि पर मतलब इनका अधिकार नहीं होता था। अगर राजा चाहे तो इस क्षेत्र का भूमि इस नायक से छीनकर किसी दूसरे को भी दे सकता है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था उसी तरह से रहेगी, ठीक है ना। जी सर। इसी को बोलते हैं सामंती व्यवस्था, क्या बोलते हैं, सामंती।
यूरोप में सामंती व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में भी ऐसी भूमि थे। दिल्ली सल्तनत में क्या होता ना, बड़ा बड़ा भूमि जो था जागीरदार वगैरह सबको दे दिया गया था, अमीर वगैरह को। अब उनको कहा गया था कि देखो तुम भूमि से टैक्स वसूलो, सेना रखो, एक बड़ा सा सेना तैयार करके रखो, क्योंकि राजा के पास अस्थायी सेना होती नहीं थी, क्योंकि उतना खर्च का वह नहीं कर सकता था। और जो एक्स्ट्रा पैसा जो होता है ना, सरप्लस होता है ना, तुम्हारे अपने उपयोग को सेना पे खर्चा करने के बाद, वह हमको लौटा दो। तो कोई भी जो होता था ना, वो लौटाता ही नहीं था राजा को। इसीलिए जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो सारा इस तरह का भूमि को खत्म कर दिया। बोला सा हमको किसी के दूसरे के सेना पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, हम अपना क्या बनाएंगे, अपना एक अस्थायी सेना बनाएंगे। ठीक है, उसने सारे भूमि को किस भूमि में परिवर्तित कर दिया, खालसा। खालसा भूमि में। ठीक है, सारे भूमि को खालसा भूमि। खालसा भूमि कैसा भूमि था, स्टेट ऑन भूमि था। मतलब सीधा के सीधा मतलब किसका नियंत्रण होगा, तो राज्य का नियंत्रण होगा। ठीक है, क्योंकि सारा भूमि को सबसे छीन लिया। हाँ, ताकि राजस्व की अधिक से अधिक प्राप्ति हो। ठीक है, तो ये अमरम था। एक उपाधि दी जाती थी, ठीक है, रक्त कौड के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले लोगों को दी जाने वाली भूमि का कर मुक्ति थी। ठीक है, तो जो युद्ध में शहीद हो जाते थे तो उनको मतलब कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है, युद्ध में जो शहीद हो गए उनको कर मुक्त भूमि, इनका बड़ा बड़ा प्रतिमा भी लगाया जाता था। ठीक है, और शौर्यता का प्रतीक माना जाता था। लोग काफी उनसे सीखते थे, युवाओं के लिए मतलब काफी अधिक मतलब प्रेरणादायक होते थे। और उनके परिवार को समाज में बहुत अधिक सम्मान दिया जाता था विजयनगर साम्राज्य में। जिनके घर का कोई लोग मतलब रक्त कौड के जो होते थे या फिर मतलब युद्ध भूमि में शहीद हो गए, ठीक है, तो उनको कर मुक्त भूमि अभी भी देती है सरकार। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी भी देखिएगा बहुत सारा पेट्रोल पंप पे जाते हुएगा तो पेट्रोल पंप का नाम किसी शहीद के नाम पे होगा, होगा कि नहीं। तो अभी भी कर मुक्त भूमि, पेट्रोल पंप या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने के लिए अभी भी सरकार के द्वारा भूमि मिल जाता, उस समय भी था। आप देखेंगे सिंचाई व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था उन्नत थी। सिंचाई व्यवस्था विजयनगर के शासकों ने विशेष बल देते हुए नहरों एवं बांधों का निर्माण कराया। जहां तक सिंचाई साधनों का विकास करने वाले राज्य कर मुक्त भूमि भी दे सकता था, और सिंचाई साधनों का पुनर्निर्माण के लिए राज्य द्वारा स्थानीय करों की माफी का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है। यदि कहीं सिंचाई व्यवस्था नष्ट हो जाती तो राज्य अपने साधनों से उसकी मरम्मत भी करवाता था। सिंचाई व्यवस्था में पूंजी निवेश द्वारा भी आय प्राप्त की जाती थी, जैसे तमिल क्षेत्र में दासबंदा तो आंध्र एवं कर्नाटक में कोटकुडके के नाम से जाना जाता था। तो सिंचाई व्यवस्था ठीक ठाक था। सिंचाई व्यवस्था मुख्य अच्छे ढंग से चले, किसकी जिम्मेवारी थी, तो ये आपकी राज्य की जिम्मेवारी होती थी, मतलब शासक की जिम्मेवारी होती थी। वो इनको ठीक करे, उसको संचालित तरीके से, सुचारू तरीके से संचालित रखे। अगर नष्ट हो जाती थी तो राज्य अपने साधनों से उसकी मरम्मत करता था। ठीक है, सिंचाई व्यवस्था पर विजयनगर साम्राज्य के शासकों का विशेष बल था। नगरों एवं बांधों का निर्माण करवाया। यहाँ तक कि सिंचाई साधनों का विकास करने वाले राज्य कर मुक्त भूमि भी दे सकता था। यह भी आपको ध्यान में रखेंगे। भू राजस्व कितना था, तो विजयनगर साम्राज्य में देखें 1/6 था। अब हिंदू विधि की बात करेंगे, पुराणों वगैरह में टैक्स की कितनी बात की गई है, 1/6 की बात की, इसलिए इन लोगों ने भी इतना रखा, जो कि बहुत कम था। जो कि दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे तो कहीं की 50% था। ये कितना परसेंट हो गया, कितना परसेंट हो गया, 17% के आसपास हुआ, नहीं मात्र नहीं हुआ 17% के आसपास, 17 से भी कम। और दिल्ली सल्तनत में कहीं कभी कितना टैक्स था, 50%। 50% का टैक्स आपको देखने को मिलता है। तो बताइए कितना अंतर है। ये फिर मराठों में भी 50 दिखता है कहीं कहीं पे। ठीक है, मराठा लोग तो थोड़ा अलग प्रकार से टैक्स लगाते थे। मराठा लोग टैक्स क्या लगाएंगे, मराठा का जो क्षेत्र जो था वो उपजाऊ क्षेत्र थोड़ी ना था। मराठा का जो क्षेत्र जो था उपजाऊ क्षेत्र नहीं था। चौथा सदस्यमुखी वसूल करके अपना जीवन यापन वसूलते थे। उनका कोई क्षेत्र में कोई खेती वगैरह थोड़ी ना होता था मराठों के क्षेत्र में। नहीं। ये साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था, जो कि सामान्य तौर पर हिंदू विधि के अनुसार उपज का 1/6 होता था। ब्राह्मणों तथा मंदिरों पर भूमि पे क्रमशः मात्र 1/20 से लेकर 1/30 तक न्यूनतम कर लगाया जाता, बहुत कम। ठीक है, कृष्णदेवराय के समय साम्राज्य की भूमि का सर्वेक्षण कराया गया, राजस्व अनुमान भी आकलित किया गया। अब देखिए आयात क्या क्या चीज आयात करते थे, मतलब आयात का मतलब क्या, मंगाते थे बाहर से। क्या क्या करते थे, घोड़ा मंगाते थे। घोड़ा मुख्यतः किनसे खरीदते थे ये लोग, अरबों अरबी व्यापारी से। बाद में किनसे खरीदना शुरू कर लिया, तुर्की से सर। कल ही तो पढ़ाए थे, पुर्तगालियों से। किससे, पुर्तगाली से। ठीक है, हाथी दांत मंगाते थे, मालमल एवं रेशमी कपड़े मंगाते जो कि चीन से आता था। दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले वगैरह ये सब सारी चीज आती थी। ठीक है, भेजते थे क्या, सफेद चावल, गन्ना, लोहा, हीरा इत्यादि ये लोग क्या कर निर्यात करते थे। ठीक है,
तो कुछ चीजें आयात होती थी, कुछ चीजें निर्यात होती थी। अब आते हैं सिक्के। सिक्के बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न सिक्के हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सिक्के आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली भारत की सर्वाधिक प्रशंसनीय मुद्रा प्रणालियों में से थी। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का की बात करेंगे, स्वर्ण का सिक्का, जिसका नाम क्या है, बरा। क्या नाम था, बरा। ध्यान में रखिएगा, पूछेगा क्या चीज का सिक्का था, तो बरा जो था आपका स्वर्ण सिक्का था। कैसा सिक्का था, बोलते रहिए। स्वर्ण सिक्का सर। स्वर्ण सिक्का था, ठीक है। कितने ग्रेन का होता था, 52 ग्रेन सर। 52। क्या बोला है, पगोडा। पैगोडा। पैगोडा बोला है, बहुत सुंदर। चांदी के छोटे सिक्कों को क्या बोलते थे, तार। तार। तार, बहुत सुंदर। हरियर प्रथम के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृतियां अंकित थी, ठीक है। हरियर प्रथम के सिक्के पे किसकी आकृति थी, हनुमान एवं हनुमान जी गरुड़ की, ठीक है। गरुड़ का सर। बिल्कुल। तुलुब वंश के सिक्कों पर सामान्यतः उमा महेश्वर, वेंकटेश, बालकृष्ण की आकृतियां अंकित है। सदाशिव राय के सिक्कों पर लक्ष्मी नारायण का अंकन आपको देखने को मिलता है। अरबिडू की बात करेंगे तो मुख्यतः जिससे हमारे कृष्णदेव राय आते थे, तो अरबिडू की बात करेंगे, नहीं कृष्ण अरबिडू से नहीं, तुलुप से थे, मिस्टेक, तुलुप से ठीक है। थे। अरबिडू वंश के शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे, तो उनके सिक्कों पर शंख एवं चक्र अंकित आपको देखने को मिलते हैं। तो एक देवता आपको विजयनगर साम्राज्य में नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुधर्मवाद आपको देखने को मिलता है। कोई मतलब शिव भगवान की पूजा करते थे, कोई मतलब वैष्णव को करते थे, कोई मतलब वेंकटेश, हालांकि वेंकटेश भी तो विष्णु के ही रूप है। तो इन सब का पूजा मुख्य रूप से होता था। पुर्तगालियों ने विजयनगर के सिक्कों की तुलना खून से की थी। किससे की थी, खून से की थी। अब विजयनगर का सिक्का जो सोना का सिक्का का बराह जो कि 52 ग्राम का था, विदेशियों ने इसे पैगोडा कहा था। चांदी के सिक्के जो होते छोटे सिक्कों के क्या बोलते थे, तार तार बोलते थे, से ठीक है। तार। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था पर बात करते हैं, जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की समाज शास्त्रीय परंपराओं के आधार पर व्यवस्थित थी। यहाँ पे वर्ण एवं जाति व्यवस्था का प्रचलन था। बुझेगा, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में सामाजिक व्यवस्था पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो क्या विजयनगर साम्राज्य में वर्ण एवं जाति व्यवस्था था कि नहीं था, था। था। ब्राह्मणों को सर। सर्वाधिक विशेषाधिकार प्राप्त है। ब्राह्मणों को सर्वाधिक विशेष, अगर कोई अगर इसकी हत्या अगर कर देता था ना, ठीक है, तो ब्राह्मणों को कभी भी कितना भी गलत काम कर देना, मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। ब्राह्मण की शासन के उच्च पदों पर आसीन था, इन्हें मृत्यु दंड से मुक्त रखा गया था। मतलब कुछ भी कर ले लेकिन इनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। तो समाज में काफी मतलब इनका सम्मान था। समाज में क्षत्रिय वर्ण की अनुपस्थिति के कारण ब्राह्मणों के बाद दूसरा स्थान चेट्टियों और सेट्टियों का था। तो चेट्टी और सेट्टी क्या थे, ये व्यापारिक वर्ग थे। क्या थे, अभी भी देखेगा, अभी देख बॉलीवुड में सुनील शेट्टी है ना, कहाँ से, साउथ से ही आते हैं ना। तो चेट्टी और शेट्टी की बात करेंगे, व्यापारिक वर्ग, जिनका स्थान कितने नंबर पे था, दूसरा वर्ग पे था। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में क्षत्रिय वर्ण की अनुपस्थिति आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, क्षत्रिय वर्गों की अनुपस्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। सामान्यतः व्यापार और व्यवसाय किनके हाथों में केंद्रित है, चेट्टी और शेट्टी के हाथों में, चेट्टी या फिर शेट्टी के हाथों में केंद्रित था। तो समाज में सबसे बड़े स्तर पे बात करेंगे तो वर्ण में तो बात करेंगे तो ब्राह्मण तो थे, लेकिन समाज के सबसे प्रभावकारी जो लोग जो थे वो शेट्टी होते थे, क्योंकि इनके पास क्या था, व्यापार अरे था। क्या था इनके आठवां पास, बड़ा स्रोत पैसा था। हाँ, पैसा था, बहुत सुंदर। अब बात करें, उत्तर भारत से आए लोग भी व्यवसाय से जुड़ने लगा। इन बाहरी लोगों का बडवा कहा गया। क्या कहा गया, बडवा, जो कि उत्तर भारत से आए थे। चेटियों के ही समतुल्य व्यापार करने वाले दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंचाल कहा गया। क्या बोला गया, जो कि चेटियों के समतुल्य व्यापार करते थे, दस्तकार वर्ग के लोगों को क्या कहा गया, वीर पंचाल, वीर ठीक है। कैकोलार क्या थे, कैकोलार जुलाहे, जुलाहे के काम क्या होता है, कपड़ा बुनना, ठीक है। कंबल तर अर्थात चपरासी तथा शस्त्रवाहक नाई। कपड़ा नहीं ना बीनते थे, जुलाहे तो वो होते हैं ना जो वो क्या बोलते हैं, मछली वगैरह का ये करते हैं, कपड़ा बुनना काम होता है जुलाहा का, ठीक है। अच्छा सॉरी, उसको क्या बोलते, नाविक, उसको मल्लाह बोलते हैं उसको, ठीक है। कैकोलार क्या होता है, तो जुलाहा होता है, मुख्य काम होता है कपड़ा बुनना, ठीक है। ध्यान, जुलाहा समाज अभी भी इस्लाम में मुसलमान में मेनली आपको मिल जाएगा, ठीक है। कंबल तर अर्थात चपरासी अथवा शस्त्रवाहक नाई और आंध्र क्षेत्र में रेड्डी कुछ महत्वपूर्ण समुदायों में गिने जाते थे। तो सब मिल जाएगा, ठीक है। अभी भी रेड्डी आपको मिल जाएगा आंध्र क्षेत्र में। शस्त्रवाहक भी थे, नाई भी आपको देखने को मिलेगा, जुलाहे भी मिलने को देखने को मिलेगा, ये सब के सब थे। विजयनगर साम्राज्य में दस्तकार की श्रेणी बढ़ई को विशेष स्थान था।
सदाशिव राय ने नाइयों के पर से कर हटा दिया था, मतलब नाई के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं था सदाशिव राय के शासनकाल में, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो तुलनात्मक रूप से महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती है। महिला निम्नलिखित भूमिका निभाती है: राजा के कार्यों में लिखना, आय व्यय की गणना करना, मल्ल युद्ध में भाग लेना, मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती, ठीक है, ज्योतिष में अंगरक्षक एवं पहरेदार भी होती थी महिलाएं, न्यायाधीश का भी कार्य कर लेती थी, नृत्य एवं गायन वादन में भी काम करती थी। मतलब महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत बेहतरीन थी, ठीक है, कहने का मतलब है। साम्राज्य में गणिकाओं की उपस्थिति थी, गणिका मतलब प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, उनकी उपस्थिति थी, जो पहले ही दक्षिण भारत में सामाजिक व्यवस्था का अंग बन चुकी थी। विशेष रूप से इन पर अध्यारोपित कर द्वारा पुलिस को वेतन दिया जाता था। यह प्रश्न पूछा जाता था विजयनगर साम्राज्य में, तो पुलिस को जो सैलरी जो दिया जाता था उनका कहाँ से, मतलब कहाँ से सैलरी दिया जाता था। तो ये जो गणिका के ऊपर जो टैक्स था, मतलब प्रोस्टिट्यूशन जो था लीगल था। डेट मीन्स अगर आप टैक्स लगा रहे हो तो मतलब क्या है, प्रोस्टिट्यूशन लीगल। तो विजयनगर साम्राज्य में वेश्यावृत्ति जो था लीगल था, उससे जो टैक्स प्राप्त होता था उनसे पुलिसों का मतलब क्या कहता है, वेतन दिया जाता था, ठीक है। समाज में प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य में प्रदा प्रथा था कि नहीं था, तो नहीं था। जब प्रदा प्रथा जब नहीं था तो डेट मीन्स महिलाओं की स्थिति बेहतर, ठीक है। आप देखेंगे सती प्रथा का उल्लेख विभिन्न विदेशी यात्रियों ने भी किया है, जिसमें बारबोसा नूरिज्म में सीजर फेड्रिक विशिष्ट है। मतलब विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा थी। सती प्रथा का पवित्र माना गया है, किंतु यह नायकों तथा राज परिवारों में सीमित था, चेट्टी एवं ब्राह्मणों में नहीं था, ठीक है। तो नायक एवं राज परिवारों में था, ठीक है, जो कि मतलब सैनिक थे उनमें था, चेट्टी व्यापारी वर्ग थे, ब्राह्मण की बात करें इलाइट क्लास में आते थे, इनमें ये मतलब संस्थाएं जो थी नहीं थी। जबकि किसमें था, नायक एवं राज परिवारों में था। सती होने वाली स्त्रियों की स्मृति में क्या, सती होने वाली स्त्रियों की स्मृति पस्तर स्मारक बनाए जाते थे। पस्तर मतलब पत्थर के स्मारक बनाए जाते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। विजयनगर साम्राज्य में बाल विवाह का प्रचलन था कि नहीं था, था, ठीक है। और जिसके कारण मतलब कौन सी प्रथा का विकास हुआ, तो दहेज प्रथा का भी विकास हुआ। लेकिन दहेज प्रथा कैसी प्रथा थी, कुप्रथा। क्या थी, कुप्रथा। इसीलिए इसको असंवैधानिक घोषित करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। मतलब इसको राजा के द्वारा या फिर कह लीजिए वहां के प्रशासन के द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित किया गया, ठीक है, जिसमें ब्राह्मणों को भी स्वीकारोक्ति प्राप्त थी, ठीक है, इसको ब्राह्मणों को भी मानना पड़ता था। विधवा विवाह मान्य होता था, ध्यान में रखिएगा। संभवतः इस पर भी टैक्स लगता था, संभवतः इस पर भी टैक्स लगता था, नहीं लगता था ना। कृष्णदेव राय ने समाप्त किया था, कल भी तो बताया था। विधवा विवाह पे टैक्स लगता था, लेकिन कृष्णदेव राय ने विधवा विवाह पे टैक्स समाप्त कर दिया। अगर पूछेगा क्या विजयनगर साम्राज्य में विधवा विवाह पे टैक्स था, लेकिन किसने समाप्त कर दिया, तो कृष्णदेव राय ने समाप्त कर दिया, ठीक है। विवाह टैक्स जो था ना, दोनों तरफ से लिया जाता था, वर पक्ष से भी लिया जाता था, वधू पक्ष से भी विवाह टैक्स लिया जाता था। मंदिरों में देव पूजा के रहने वाली स्त्रियों के देवदासी कहा जाता था। देवदासी प्रथा जो थी समाज के एक बुराई का रूप धारण के लिए, अभी भी साउथ में आपको देवदासी प्रथा, ठीक है, देखने को मिलेगी। इन्हें आजीविका के लिए या तो भूमि दे दी जाती थी या फिर नियमित वेतन दिया जाता था। विजयनगर साम्राज्य दास प्रथा प्रचलित थी। कई बार एग्जाम में पूछा से विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा थी कि नहीं, तो विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहा, बेस बेग कहते थे, बेस बग कहते थे मनुष्य के क्रय विक्रय को। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को क्या बोलते थे, गंध पेद्र बोलते थे। और इनके बात करेंगे, गंध पेद्र नामक आभूषण पैरों में पहनाया जाता था, जो करे की भौती मतलब होता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुष को गंध पेद्र नामक आभूषण पैरों में पहनाया जाता था, जिनसे मतलब करा का जैसा होता था। करा समझते हैं ना, ठीक है। मनोरंजन के क्षेत्र में विजयनगर राज्य में विविधता थी, ठीक है। बोमलाट छाया नाटक था, जिसे मंडपों में आयोजित किया जाता था। यक्षगान का विजय विजयनगर साम्राज्य में। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, इसका विजयनगर साम्राज्य में विकास हुआ, बिल्कुल कर्नाटक, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में शतरंज और पासा अत्यंत लोकप्रिय खेल थे। स्वयं कृष्णदेव राज शतरंज में विशेष रुचि लेता था, ठीक है। राज्य में यह भी प्रश्न पूछा है, रामनवमी, महानवमी, नवरात्र, दिवाली भी, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा, मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि विदेशी यात्री ने दिवाली का भी चर्चा किया, ठीक है। रामनवमी, महानवमी, नवरात्र, दिवाली आदि त्योहार मनाए जाते थे। रामनवमी सबसे बड़ा त्योहार था, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। अगर विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा त्योहार कौन था तो क्या बताएंगे? रामनवमी की बात करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा त्योहार था, जिसमें राजा की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। ठीक है, इस पर्व में बड़ी संख्या में मतलब रामनवमी के अवसर पे क्या देते थे? बलि देते थे। क्या? महानवमी लिखा है। सॉरी, रामनवमी बोल रहा हूँ, महानवमी। ठीक है, वही तो बोले, रामनवमी, महानवमी पे बलि देने की प्रथा। अब महानवमी का त्योहार किनको समर्पित है? देवी को समर्पित होता है। ठीक है, चलिए, राज्य में शिक्षा को बढ़ाने के लिए अनेक कार्य किए जाते थे। मठों, अग्रहार और मंदिरों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अग्रहारों में मुख्यतः वेदों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको विजयनगर साम्राज्य समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कल बहमनी पढ़ेंगे। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का एंटी राज्य था। विजयनगर साम्राज्य से हमेशा इनकी क्या बनी रहती थी? ठीक है, मतभेद बना रहता था। ठीक है, दोआब को लेकर। तो कल के क्लास में हम लोग विजयनगर समाप्त हो गया। कल एक बार विजयनगर का रिवीजन करवा दूंगा, और बहमनी मुख्यतः हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो विजयनगर साम्राज्य में चांदी के छोटे के सिक्के को क्या बोलते थे? चांदी के तार। छोटे के तार। ठीक है, और इसको क्या बोलते थे? सोने के सिक्के को? विदेशियों ने मतलब सोने के सिक्कों को क्या बोला? पैगोडा। कितने ग्रेन का होता था? 52 ग्रेन का होता था विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, मलमल मिलता था या फिर बाहर से मंगवाते थे? बाहर से मंगवाते थे। बाहर से मंगवाते थे। ठीक है, बहुत सुंदर। नूनी ने विजयनगर साम्राज्य की सिक्कों की, सॉरी, पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य की सिक्कों की तुलना किससे की थी? हूनों से। किससे? हून से। मंदिरों में देव पूजा के रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। देवदासी कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, गणिकाओं से प्राप्त कर के ऊपर सैलरी किसे मिलती थी? सेना के नायकों को। सेना के नायकों नहीं, पुलिस को। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में विधवा प्रथा था कि नहीं? विधवा विवाह प्रथा था कि नहीं? था, लेकिन कृष्णदेव नारायण ने उससे बताया था। हाँ बिल्कुल, उसके टैक्स को हटा दिया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में प्रदा प्रथा थी? नहीं थी। थी। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। सती प्रथा था? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा त्योहार कौन था? महानवमी। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, बिल्कुल। क्या विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, नवरात्रि के त्योहार मनाते थे? नवरात्रि में ही तो महानवमी होता है। मनाते थे। ठीक है, हाँ, उसी में होता है। ठीक है, कल हम बहमनी पढ़ेंगे। कल के लिए सभी लोग तैयार रहे। ठीक है।